वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 29th लेक्चर है, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंटिन्यूड। पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बारे में और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। अब कुछ और यहाँ पर टर्म्स दी गई है, जो कि पहली टर्म है GDP एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइजेस। अब GDP तो आपकी समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है कि GDP किसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू जो होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक इकॉनमी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर प्रोड्यूस हुए होते हैं, उसको कहा जाता है GDP। लेकिन GDP एट फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में फ़र्क होता है। अब पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि फर्म ने जब एक गाड़ी प्रोड्यूस की तो उसके बाद उसको वो 4.5 लाख में सेल करना चाह रहे थे। तो जो 4.5 लाख में वो सेल करना चाह रहे थे वो है फैक्टर प्राइस, GDP एट फैक्टर प्राइस। उस प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो GDP बनेगी फैक्टर प्राइस के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, जैसा कि आपको पता होगा। ख़ासतौर पर गाड़ियों पे तो काफ़ी टैक्स लगते हैं। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, 4.5 की गाड़ी 5 लाख में हो जाती है, 50,000 का टैक्स लगाती है, तो वो हो जाएगी GDP एट मार्केट प्राइस। तो इसी वजह से GDP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं और ये कंजम्पशन के ऊपर लगते हैं, इनकम के ऊपर नहीं लगते। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताया गया था, अब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, बहुत आसान है। GDP जब निकल जाती है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर दिया जाता है। ये डेप्रिसिएशन क्या है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ ली है तो आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गई होगी। ये वही वाली डेप्रिसिएशन है जो अकाउंटिंग के अंदर है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअली जो मशीनरी जितने भी कैपिटल यूज़ होता है, जब वो यूज़ होता है तो जाहिर बात है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है। तो वो जो कमी आती चली जाती है उसकी डेप्रिसिएशन निकलती है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो GDP में से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसमें से कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलती। लेकिन जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाली जाती है GDP में से, GDP के बाद, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं जब हम डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर देते हैं। नाउ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक बात हो रही थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद आता है नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसका जो निकालने का तरीका होता है वो ये है कि हम GDP में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। अब GDP क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की GNP अगर निकाली जा रही है तो पाकिस्तान की GDP में हम प्लस करेंगे जितने भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और वो वहाँ से जितनी इनकम भेज रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी इनकम उन्होंने भेजी यहाँ पे उसको हम ऐड कर लेंगे। और पाकिस्तान में जितने भी फॉरेनर रह रहे हैं वो जितनी भी इनकम यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं उसको हम माइनस कर लेंगे। तो उन दोनों का जो फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो पाकिस्तानियों ने बाहर से कमा के जितना यहाँ भेजा उसको ऐड किया जाएगा, और फॉरेनर्स जितने यहाँ रह रहे हैं उन्होंने यहाँ से कमा के जितना भेजा बाहर अपने कंट्रीज़ में उसको हम माइनस करेंगे, तो उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फिर हमारे पास GNP आ जाएगी। एक्चुअली GNP रिप्रेजेंट कर रही होती है जो नेशनल होते हैं, किसी भी कंट्री के नेशनैलिटी रखने वाले लोग जितना कमाते हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब जाहिर बात है जो पाकिस्तानी है, चाहे पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन वो पाकिस्तान में इनकम भेजते हैं तो उसको हम शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो फॉरेनर रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट नहीं है, लेकिन वो इनकम क्या भेज करते हैं, यहाँ पे कमा के बाहर भेजते हैं, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नाउ दी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, जिस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते थे। सो दी नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि GNP जो हमने ऊपर निकाली, इसी GNP को लेंगे और इसमें से हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन आपको बताया गया था कि जो मशीनरी वगैरह यूज़ होती है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है, तो उसको हम कैलकुलेट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। नाउ दी नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? अब नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही कहा जाता है।
तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। नाउ दी नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है। अब है रियल जीडीपी एंड दी नॉमिनल जीडीपी। अब ये कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में भी आया था, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था इसके बारे में, जब नॉमिनल और रियल डेटा की बात हुई थी और ये कहा गया था कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है ये तो आपको पता ही है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर, एक इकॉनमी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। एक इकॉनमी के अंदर 5 कार प्रोड्यूस हुई, वैसे तो जाहिर बात है हज़ारों लाखों गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे एक कंट्री के अंदर 5 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं। हर कार की जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ आ गई। अब हुआ क्या, एक साल बाद हर गाड़ी की प्राइस में जो है वो इजाफा हुआ। अब 25 लाख रुपीज़ की 5 कार्स प्रोड्यूस हो गई थी, 5 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो गई, 25 लाख आ गए। लेकिन जब एक साल गुजरा, एक साल गुजरने के बाद क्या हुआ, एक साल गुजरने के बाद भी 5 कार्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं और इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से क्या हुआ, उन गाड़ियों की जो कीमत है वो 5 लाख से 6 लाख हो गई। यानी कि जहाँ 25 लाख जीडीपी प्रोड्यूस थी, जीडीपी का अमाउंट 25 लाख आ रहा था, अब जीडीपी का अमाउंट क्या आ रहा है वो 30 लाख रुपीज़, 1 लाख इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस में। तो ऐसा लग रहा है जैसे जीडीपी में इजाफा हो गया, जहाँ 25 लाख जीडीपी थी पिछले साल, इस साल 30 लाख जीडीपी आ गई। लेकिन असल में क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो रहा है, यानी मनी वैल्यू में तो इजाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजाफा हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, जबकि असल जो जीडीपी है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। 5 कार पिछले साल भी प्रोड्यूस हो रही थी, इस साल भी 5 कार प्रोड्यूस हो रही है, तो असल जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि नॉमिनल जीडीपी उसकी जो प्राइस है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो रहा है, लेकिन रियल जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन अगर 5 कार्स की जगह 6 कार्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए इकॉनमी में, तो उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी के अंदर इजाफा हो रहा है। अब हमारे कंट्री में भी अक्सर इस दौरान तो यही हो रहा है कुछ सालों से, ख़ासतौर पर लास्ट डेकेड में यही हुआ है कि गाड़ियों की प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई जितनी उनकी प्राइस के अंदर इजाफा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जीडीपी में इजाफा, अगर हम उसको जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे जीडीपी में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो एक तरह से नॉमिनल वैल्यू में इजाफा हो रहा है, रियल वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी में तभी इजाफा होगा जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जबकि नॉमिनल वैल्यू में इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन की बेस पे भी हो सकता है, महंगाई की बेस पे भी इजाफा हो सकता है। नाउ दी प्राइस डिफ्लेटर, अब प्राइस डिफ्लेटर को यूज़ किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जब नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है वो है, नॉमिनल जीडीपी को हम रखते हैं ऊपर और उसको हम डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से। अब प्राइस डिफ्लेटर जो है वो एनेबल्स करता है कि हम मूव कर सकें नॉमिनल से रियल जीडीपी में, एंड इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द चेंज इन प्राइस फ्रॉम द बेस और द बेंचमार्क ईयर, यानी बेस ईयर से हम ईयर ए तक आ जाएं। अ गिवन वैल्यू ऑफ सम एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2 ईयर्स। अब इसका जो फार्मूला है, रियल जीडीपी ईयर ए इज इक्वल्स टू द नॉमिनल जीडीपी ईयर ए मल्टीप्लाई बाय दी, अब ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स हम बेस ईयर का लेंगे, उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स ईयर ए का, तो फिर हमारे सामने रियल जीडीपी ईयर ए की आ जाएगी। इस फार्मूले के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसी की यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। नाउ दी पर कैपिटा इनकम क्या है। अब ये पर कैपिटा इनकम भी पिछले लेसन में इसका थोड़ा सा हिस्सा आया था। पर कैपिटा इनकम सिंपली इज द टोटल जीडीपी ऑफ द इकॉनमी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द इकॉनमी, यानी जितने भी लोग हैं इकॉनमी में उनसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल जीडीपी को उस कंट्री की। टोटल जीडीपी क्या है वो तो आपको पता ही है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जब नंबर ऑफ़ द पीपल से, तो हमारे सामने आ जाएगी पर कैपिटा इनकम।
अब एक यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि चाइना की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, ज़ाहिर बात है स्विट्ज़रलैंड की वो तकरीबन जो यहाँ दी गई है वो 160 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 160 गुना तकरीबन ज़्यादा है। तो हो सकता है किसी कंट्री की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, यानी पर पर्सन इनकम बहुत कम हो। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की, ज़ाहिर बात है आबादी ज़्यादा होने की वजह से लगता होगा वहाँ की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। चाइना है, इंडिया, इन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जीडीपी ज़्यादा है। लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम बहुत कम होती है। नाउ दी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम तरीन कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है इसको पीपीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ इनकम इन वन कंट्री माइट नॉट बी एबल टू परचेज दी। एक अमाउंट जो इनकम का हो सकता है कि एक कंट्री में एक अमाउंट से हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं एक कंट्री में, हो सकता है वो दूसरे कंट्री में उसी अमाउंट से उतनी चीज़ें हम ना ख़रीद सकें। तो ये उस कॉन्सेप्ट को शो करता है परचेजिंग पावर पैरिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/160 है, यानी कि अब चाइना के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। एंड चाइना पर कैपिटा इनकम डज नॉट नीड टू ग्रो 160 टाइम इन ऑर्डर टू। अब यही बात दी गई है कि चाइना के अंदर बहुत सस्ते गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब स्विट्ज़रलैंड की जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दी गई है वो दी गई है 160 गुना ज़्यादा है चाइना से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चाइना को अपनी पर कैपिटा इनकम जो है वो 160 गुना बढ़ानी पड़ जाए स्विट्ज़रलैंड की तरह। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चाइना में बहुत सस्ते गुड्स एंड सर्विसेज हैं। जितनी चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम है वो चाइनीज़ के हिसाब से एनफ है, लेकिन उतनी ही पर कैपिटा इनकम ज़ाहिर बात है स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से एनफ नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत महंगे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम है। अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या फिर दुबई वगैरह में है। तो उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। अब स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पे मिसाल दी जा रही है, वहाँ 160 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो ज़ाहिर बात है महंगाई इसी वजह से वहाँ ज़्यादा है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो वहाँ पर कैपिटा इनकम होने की वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ की महंगाई ज़्यादा लगती नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, हम अपनी पर कैपिटा इनकम के मुताबिक कंपेयर करेंगे वहाँ की महंगाई को, तो हमें यहाँ की महंगाई कम लगती है। इस वजह से कम लगती है क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ की महंगाई ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी पर कैपिटा इनकम कम है कि हमें यहाँ की महंगाई भी अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमें बहुत लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी का, इस चीज़ को मेजर करने के लिए। नाउ वी हैव दी पर कैपिटा इनकम। ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे जब हम टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम हम हासिल कर लेते हैं। नाउ दी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल इनकम होती है ये वो टोटल अमाउंट होता है जो रिसीव करता है कोई इंडिविजुअल अपने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिप्लॉय करते हुए, जो उसकी मिल्कियत होते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। जो पर्सनली किसी की इनकम होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। नाउ द डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दिया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख किसी की इनकम है, पर्सनल इनकम है, अब उसने 10,000 का टैक्स पे किया, तो जो 10,000 टैक्स पे करने का 90,000 इनकम आई वो ही डिस्पोजेबल इनकम, उसको हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी बेस्ड मेजर। अब जीडीपी जब मेजर की जाती है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएँ और हर चीज़ इसमें मेजर हो जाए। तो पहली जो इसकी डेफिनेशन एक्चुअली जो दी गई है उसके मुताबिक ये कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, उन एक्टिविटीज़ को जो पैसे लेकर की जाती हैं। अब कोई घर के काम करती है, कोई फीमेल खाना वगैरह पकाना या सफाई वगैरह, अब कोई मासी काम करती है तो सारी बात है उसका तो वो पैसे देगी, लेकिन अगर घर का काम कोई फीमेल खुद कर रही है अपनी तो उसके लिए वो कोई पैसे नहीं देगी, तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उसको हम
शामिल नहीं करते हैं, जिन कामों के पैसे नहीं लिए जाते। और इसी तरह कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो होती तो पैसे लेकर हैं, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता। और हमारे कंट्रीज़ में तो आप जानते ही कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड की नहीं जाती, तो वो भी जीडीपी के अंदर मेजर नहीं हो पाती, उनको भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इसके अलावा ब्लैक और इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है, सामान जो या ब्लैक के अंदर सेल हो रहा है इलीगल तरीके से, वो भी जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और जीडीपी बेस्ड मेजर ऑफ वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड आल्सो नीड टू बी करेक्टेड विद द एक्सटर्नैलिटीज़। इसके अलावा एक्सटर्नैलिटीज़ जो होती हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है पीछे, वो तो एक्सटर्नैलिटीज़ को भी सामने रखना ज़रूरी होता है। लेकिन जीडीपी में होता क्या है कि एक्सटर्नैलिटीज़ को भी इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी उससे आप समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जीडीपी तो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चिमनी वगैरह के थ्रू पॉल्यूशन फैल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं। अब वैसे तो जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन होने की वजह से जीडीपी ओवरस्टेट कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, और इग्नोर कर रही है सीरियस किस्म के लॉन्ग टर्म जो रिस्क हैं उसको। ज़ाहिर बात है वो लॉन्ग टर्म रिस्क है, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दरख्त वगैरह, हमारे कंट्री की अगर हम मिसाल लें, यहाँ पे दरख्त नहीं लग रहे और प्रोडक्शन अगर बढ़ती जा रही है, उससे जो पॉल्यूशन फैल रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो लग रहा है कि जीडीपी में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो एक्सटर्नैलिटीज़ जो फैल रही है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ लगता रहा है कि जीडीपी फैल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क उससे पैदा हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।